50 साल बाद इंडिया का पॉलिटिकल मैप कंप्लीटली चेंज होने वाला है और इस बार सिर्फ सीट नहीं, पावर बैलेंस भी शिफ्ट होगा। 2026 के बाद लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़कर 850 सीट्स तक जा सकती हैं और साथ ही 33% सीट वुमेन के लिए भी रिजर्व हो सकती हैं। पर असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे डिलिमिटेशन क्या होता है, 1970 से ये फ्रीज क्यों था और अब सडनली गवर्नमेंट इसको एक्टिवेट क्यों कर रही है, कैसे नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है और कैसे वुमेन रिजर्वेशन इस पूरे सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि कल पॉलिसीज कौन बनाएगा, कौन सी स्टेट्स ज्यादा पावरफुल होंगी और आपकी और मेरी वोट की वैल्यू कितनी होगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा ट्विस्ट एक्सपोज करूंगा जो पूरा नैरेटिव ही चेंज कर देगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम अब एक मेजर रीसेट के फेज में एंट्री कर रहा है और इसका कोर है डिलिमिटेशन और वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आखिर ये डिलिमिटेशन होता क्या है? ये प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करना ताकि हर एमपी रफली इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 और 82 इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो है 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। अब करंट इशू समझिए, इंडिया का इलेक्टोरल मैप लार्जली 1971 सेंसस पे बेस्ड है। तब से लेकर आज तक पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में एक एमपी अप्रॉक्स 30 to 32 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ केरला में एक एमपी 18 लाख लोग को रिप्रेजेंट करता है। इसमें साफ देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन अनइक्वल है। इसी इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए डिलिमिटेशन लाया जा रहा है। अब थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। 1976 में 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलिमिटेशन फ्रीज किया गया ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले स्टेट्स को नुकसान ना हो। लेकिन 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसी फ्रीज को 1976 वाले को एक्सटेंड कर दिया गया 2026 तक। अब 2026 में ये फ्रीज का एंड होने वाला है और यहीं से स्टार्ट होता है इलेक्टोरल रीसेट। गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि लोकसभा की 543 सीट्स से बढ़ाकर 850 सीट्स तक एक्सटेंड करना। इससे दो चीज़ें अचीव होंगी। पहला, पॉपुलेशन के हिसाब से बेटर रिप्रेजेंटेशन और दूसरा 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, जो पॉलिटिकल इंक्लूजन को बूस्ट करेगा। लेकिन इसके साथ एक फेडरल चैलेंज भी आता है। नॉर्दर्न स्टेट्स जहां पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। सदर्न स्टेट्स जहां पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया है उन्हें उसके अकॉर्डिंग कम सीट्स मिलेंगी। तो उनका कंसर्न ये है कि उनकी रिलेटिवली पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी डिलिमिटेशन के बाद। तो ये रिफॉर्म सिर्फ सीट इंक्रीज नहीं है, इट्स अबाउट बैलेंसिंग डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड फेडरल स्ट्रक्चर। अब समझते हैं 2026 में कौन से स्पेसिफिक बिल इस पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं द 2026 लेजिस्लेटिव पैकेज, जहां 3 बिल्स या 3 बिल पैकेज को इंट्रोड्यूस किया गया है जिनकी एक कॉमन विजन है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। ये बिल लोकसभा सीट्स को एक्सपेंड करने की बात करता है और चेंजेस प्रपोज करता है आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 82 में टू इनेबल अ न्यू रिप्रेजेंटेशनल पैराडाइम। मतलब अब रिप्रेजेंटेशन का पूरा फ्रेमवर्क ही अपडेट होगा पॉपुलेशन के हिसाब से। अब आते हैं डिलिमिटेशन बिल 2026। ये एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बाउंड्रीज अब अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाएंगी, जो कि पिछले सिस्टम से एक मेजर शिफ्ट माना जाता है। तीसरा आता है स्टेट ड्यूटी फैसिलिटेशन बिल। इसका फोकस है वुमेन रिजर्वेशन को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, यानी जो 33% वुमेन रिजर्वेशन नेशनल लेवल पर डिस्कस हो रहा है उसको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इफेक्टिवली एक्सटेंड करना। अब अगर इन तीनों को एक साथ देखें तो एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। एक तरफ सीट एक्सपेंशन, दूसरी तरफ बाउंड्री रीडिज़ाइन और तीसरी तरफ इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशनल थ्रू वुमेन्स कोटा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इनका कलेक्टिव गोल 2026 तक जो डिमिलिटेशन फ्रीज था उसको रिमूव करना और 2029 लोकसभा इलेक्शन से पहले एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रेडी करना। तो इसका मतलब ये है, ये रिफॉर्म सिर्फ लीगल चेंज करना नहीं है, इट्स अ कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल शिफ्ट जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल बाउंड्रीज और रिप्रेजेंटेशन तीनों एक साथ रीडिज़ाइन किए गए हैं। अब समझना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए कौन सा डेटा यूज़ करने का प्लान बनाया है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर डिलिमिटेशन इतना ही क्रूशियल है तो इसके लिए लेटेस्ट सेंसस डेटा क्यों यूज़ नहीं हो रहा है? तो देखिए 2021 का सेंसस जो है वो कोविड-19 की वजह से डिले हो गया था और अब ये सेंसस फाइनलाइज्ड हुआ है 2027 में। अगर गवर्नमेंट इसी डेटा का वेट करती तो अर्लीस्ट 2034 होता जब ये सेंसस कंप्लीट हो पाता और फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता।
और यहीं पर आता है कि स्ट्रेटेजिक मूव द 2011 सेंसस वर्क अराउंड। गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि डिलिमिटेशन के लिए 2011 का सेंसस यूज़ किया जाए। अब सवाल यह है कि ओल्डर डेटा क्यों? इसका सिंपल आंसर है टाइम फैक्टर। इस वर्क अराउंड की वजह से पूरा प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो सकता है और रिफॉर्म्स 2029 लोकसभा इलेक्शंस तक इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं। और यहाँ एक क्रूशल लिंक भी आता है 33% वुमेन रिजर्वेशन। अगर डिलिमिटेशन डिले होता है तो ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। सो अगर हम 2011 का डेटा यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि ये रिजर्वेशन नेक्स्ट इलेक्टोरल साइकिल यानी 2029 तक इम्प्लीमेंट भी हो जाए। मतलब ये डिसीजन सिर्फ डेटा का नहीं है, इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी वर्सेस अर्जेंसी। एक तरफ लेटेस्ट पॉपुलेशन रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होगी परफेक्टली, लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स डिले भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्लियर है, परफेक्ट डेटा का वेट करने से बेटर है टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ताकि सिस्टम टाइम के अकॉर्डिंगली इवॉल्व हो सके। अब समझना ज़रूरी ये है कि डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में हिस्टोरिकली इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे यहाँ आए, तो इसी चीज़ को हम नेक्स्ट स्लाइड में इंश्योर करेंगे। तो अब समझते हैं द एवोल्यूशन ऑफ डिलिमिटेशन, जो 1952 से 1973 के पीरियड में हुआ था, क्योंकि करंट रिफॉर्म्स को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टाइमलाइन देखने से पहले ये देखते हैं कि डिलिमिटेशन आखिर है क्या। तो डिलिमिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और रीड्रॉइंग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज टू एंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करने का, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जो आइडियली हर सेंसस के बाद होना चाहिए। तो अब टाइमलाइन देखते हैं। सबसे पहले आता है 1952। इसमें फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन बना था और लोकसभा स्टार्ट हुई विद जस्ट 489 सीट्स, और ये 489 सीट्स का बेस था 1951 का सेंसस। सेकंड आता है 1963, जिसमें सेकंड डिलिमिटेशन फॉर्म हुई। 1961 सेंसस के बाद बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ के अकॉर्डिंग सीट्स को एडजस्ट किया जा सके। और फिर थर्ड आता है 1973, जिसमें थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुआ। यहाँ लोकसभा सीट एक्सपेंड होकर 543 सीट्स तक पहुँच गई और इंटरेस्टिंगली यही नंबर आज तक कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ एक मेजर शिफ्ट आता है पोस्ट 1973 में। तब से लेकर आज तक इंडिया का इलेक्टोरल मैप लार्जली फ्रीज ही रहा है और अभी भी रिप्रेजेंटेशन का बेस 50 साल पुराने डेटा पर बेस्ड है। यानी सिस्टम डायनेमिक होना चाहिए था, हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए था, उसी के अकॉर्डिंग सीट्स को रीड्रॉ करना था, और इसी के थ्रू ये एक लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल पेंडिंग प्रोसेस बन चुका है जो अब 2027 में रिवाइव होगा। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल्स डिलिमिटेशन को गवर्न करते हैं और उनका एग्जैक्ट रोल आखिर है क्या। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पिछले स्लाइड्स में सुनते रहे हैं कि डिलिमिटेशन 1973 से फ्रीज है, फिर 2001 में फ्रीज हुआ, तो ये आखिर फ्रीज हुआ क्यों? ये सिर्फ टेक्निकल डिसीजन नहीं था, बल्कि एक प्योर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का मूव था। तो इसमें सबसे पहले आते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने डिलिमिटेशन को 2001 तक फ्रीज कर दिया था। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या था? जो स्टेट्स फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे, उन स्टेट्स को ये फियर था कि अगर उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो उनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा और उनकी पार्लियामेंट में सीट्स भी कम हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया कि ऐसी स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करो लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम नहीं होगी। इसीलिए उस टाइम से ये फ्रोज कर दिया गया था। फिर आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी फ्रीज को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया था। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल था, स्टेट्स को और टाइम दिया जाए ताकि वो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव कर सकें। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन भी हुआ, 2002 एक्सेप्शन डिलिमिटेशन कमीशन। इसने टोटल सीट्स को चेंज नहीं किया, 543 की 543 ही रहीं, लेकिन इसमें कुछ इंटरनल एडजस्टमेंट्स प्रपोज किए। शेड्यूल कास्ट की सीट 77 से बढ़ाकर 79 कर दी, शेड्यूल ट्राइब्स की 31 से बढ़ाकर 41 कर दी। यानी रिप्रेजेंटेशन तो इनका इम्प्रूव हुआ लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम ही रहा। तो अगर ओवरऑल देखें तो लास्ट 50 साल में इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम डेलिबरेटली स्टैटिक ही रखा गया है ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल को एनकरेज किया जा सके। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब फोकस शिफ्ट हो रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल इंसेंटिव्स टू फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वलिटी ऑफ वोट। इसलिए 2026 के बाद ये फ्रीज खत्म हो जाएगा और एक नया फेज स्टार्ट होगा जहां एक्चुअल पॉपुलेशन डायनेमिक्स रिफ्लेक्ट करेंगे। अब समझते हैं कि डिलिमिटेशन का कोर प्रिंसिपल क्या है और ये डेमोक्रेसी के लिए इतना क्रूशल आखिर है क्यों। तो इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अब आते हैं डिलिमिटेशन के कोर प्रिंसिपल पर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। डिलिमिटेशन सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जिसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, आर्टिकल 81 एंड 82। तो सबसे पहले आता है इसमें पॉलिटिकल जस्टिस। जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है वो क्लियरली कहता है कि हर सिटीजन को पॉलिटिकल स्फेयर में इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए।
मतलब किसी भी सिटीजन की वोट दूसरे से ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, माइग्रेशन और अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से कुछ रीजन्स ओवर रिप्रेजेंटेटेड और कुछ रीजन्स अंडर रिप्रेजेंटेटेड ही रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा, यूपी में एक एमपी काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरी तरफ केरला में वही एमपी सिर्फ 18 lakhs को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कितना बड़ा इम्बैलेंस आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ डिलिमिटेशन का रोल आता है, करेक्टिंग इम्बैलेंस। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को ऐसे रीड्रॉ किया जाता है कि हर एमपी रफली इक्वल लोगों को रिप्रेजेंट करे। और फाइनल एस्पेक्ट आता है इक्वल वेट ऑफ वोट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, यानी हर एडल्ट जो कि 18 साल से ऊपर है उसको राइट है वोट करने का। लेकिन अगर हर वोट की वैल्यू इक्वल नहीं है तो डेमोक्रेसी का फाउंडेशन वीक हो जाता है। इसीलिए डिलिमिटेशन एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है जो इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी फेयर और बैलेंस्ड रहे। तो सिंपल टर्म्स में डिलिमिटेशन का अल्टीमेट गोल है कि हर सिटीजन पॉलिटिकल वॉइस इक्वल हो, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो या किसी भी रीजन से आता हो। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल्स इस प्रिंसिपल को लीगली एनफोर्स करते हैं। अब देखते हैं डिलिमिटेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बैकबोन, आर्टिकल 81, 82 एंड आर्टिकल 170। तो आर्टिकल 81 आखिर कहता क्या है? ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि पॉपुलेशन टू सीट रेशियो रिमेन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल स्टेट्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल। मतलब आइडियल सिचुएशन में हर एमपी रफली इक्वल नंबर्स ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करे। आर्टिकल 82 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पार्लियामेंट को डायरेक्ट करता है कि हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन परफॉर्म हो, यानी डिलिमिटेशन कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पार्लियामेंट। और फिर आता है आर्टिकल 170। ये इसी सेम प्रिंसिपल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पे अप्लाई करता है, यानी सिर्फ लोकसभा नहीं बल्कि स्टेट्स के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक मेजर शिफ्ट आता है, 2026 रिफॉर्म्स। ट्रेडिशनली डिलिमिटेशन ऑटोमेटिकली लेटेस्ट सेंसस पर बेस्ड होता है, क्योंकि ये एक रूल बेस्ड सिस्टम ही था। लेकिन न्यू प्रपोजल क्या करता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेंसस डेटा यूज़ होगा। यानी सिस्टम शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ऑटोमेटिक रूल बेस्ड टू डिस्क्रिशनरी डिसीजन मेकिंग। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे भी 2011 सेंसस है उसको यूज़ करके प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कंसर्न भी रेज होता है कि अगर डिस्क्रिशन का मिसयूज़ हुआ तो डेमोक्रेटिक फेयरनेस डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। तो ये आर्टिकल सिर्फ लीगल प्रोविज़न नहीं है, ये डिफाइन करते हैं कि इंडिया में रिप्रेजेंटेशन को बैलेंस कैसे मेंटेन रहेगा। अब समझते हैं कि डिलिमिटेशन प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है और इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आखिर होता कैसे है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब सवाल आता है, डिलिमिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको इम्प्लीमेंट आखिर करता कौन है? तो इसका सिंपल आंसर है डिलिमिटेशन कमीशन। एक ऐसी बॉडी है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है ताकि प्रोसेस न्यूट्रल और फेयर रहे। इसमें सबसे पहला आता है प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट। इस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका पर्पज़ है इसको डे टू डे पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखना है ताकि डिसीजंस इसके इंडिपेंडेंट हों। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन की। कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो मोस्ट प्रोबेबली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ही होते हैं, और उनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स भी रहते हैं। यानी लीगल एक्सपर्ट्स प्लस इलेक्टोरल एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन इंश्योर किया जाता है। और सबसे पावरफुल फीचर, लीगल फोर्स। कमीशन के डिसीजन सिर्फ रिकमेंडेशंस नहीं होते हैं बल्कि लॉ के बराबर फोर्स रखते हैं। ट्रेडिशनली इन्हें ना पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है और ना ही ये कोर्ट में इजीली चैलेंज हो सकते हैं। यानी एक बार डिलिमिटेशन ने जो फाइनल कर दिया वो प्रैक्टिकली बाइंडिंग ही होता है। तो इसका मतलब आखिर है क्या? सिस्टम ने डेलिबरेटली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन क्रिएट की है जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहे ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्री किसी पार्टी के फेवर में ना हो और उसे मैनिपुलेट ना हो, जिसे हम जेरीमैंडरिंग भी कहते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है कि इलेक्टोरल फेयरनेस मेंटेन रहे। अब देखते हैं ग्राउंड रियलिटी, रिप्रेजेंटेशन गैप एक्चुअली कितना सीरियस है ग्राउंड लेवल पर। तो इसको एक सबसे पहले एक सिंपल कंपैरिजन से देखते हैं, उत्तर प्रदेश और केरला के एग्जांपल से। उत्तर प्रदेश में एक एमपी अप्रॉक्स 30 to 32 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरी तरफ केरला में एक एमपी सिर्फ 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यूपी के जो वोटर्स हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है एज कम्पेयर टू केरला, जहाँ के वोटर्स ओवरली रिप्रेजेंटेटेड हैं। इसी तरह तमिलनाडु में भी सिचुएशन सिमिलर ही है। वहाँ एक एमपी नियरली 19 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ रिप्रेजेंटेशन कंपेरेटिवली ज़्यादा है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग जितनी तमिलनाडु की पॉपुलेशन है वो उससे 9 सीट्स ज़्यादा होल्ड करके बैठा है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 12 सीट्स कम होल्ड करके बैठा है। अब इस डिस्पैरिटी को क्लियरली समझते हैं एक हिस्टोरिकल बेंचमार्क से। 1950s में एक एमपी अप्रॉक्स 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। अगर यही बेंचमार्क हम आज के टाइम में इम्प्लीमेंट करें
तो आज के टाइम में इंडिया को 1872 लोकसभा सीट्स चाहिए होंगी। लेकिन रियलिटी क्या है, हम आज भी 2026 में 543 सीट्स पर ही ऑपरेट कर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो चुकी है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? कुछ रीजन्स का पॉलिटिकल वोट डाइल्यूट होता जा रहा है और कुछ का डिस्प्रोपोर्शनली स्ट्रांग होता जा रहा है। तो जो डिलिमिटेशन रिफॉर्म आने वाला है उसका कोर ऑब्जेक्टिव यही है, ये जो इम्बैलेंस है इसको करेक्ट करना और हर वोट को इक्वल वेट देना। अब समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन गैप कैसे एक लार्जर नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट करता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। अब ये जो डायमेंशन है ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, द नॉर्थ साउथ फॉल्ट लाइन, फेडरलिज्म अंडर स्ट्रेस। तो सबसे पहले समझिए सदर्न स्टेट्स का कंसर्न। स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इन स्टेट्स ने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल को अचीव किया है। लेकिन अब जब डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा तो उन्हें लगता है कि उनकी पॉलिटिकल पावर रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में अब उन्हें वही चीज़ पेनल्टी फील हो रही है। अब दूसरी तरफ देखिए नॉर्दर्न स्टेट्स का कंसर्न। स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रही है वहां लॉजिकली ज़्यादा सीट्स ही मिलनी चाहिए, बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। यानी एक तरफ फेयर रिप्रेजेंटेशन का लॉजिक और दूसरी तरफ फेडरल बैलेंस का कंसर्न, यही दोनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। अब इसमें एक और लेयर ऐड होती है, द इकोनॉमिक टेंशन। सदर्न स्टेट्स कंट्रीब्यूट रफली 60% ऑफ द नेशनल टैक्स रेवेन्यू, लेकिन अगर उनकी लोकसभा रिप्रेजेंटेशन कंपेरेटिवली कम हो जाती है तो उन्हें लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में उनकी वॉइस वीकन हो जाएगी, चाहे वो बजट हो, डेवल्यूशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो ये इशू सिर्फ सीट्स का नहीं है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का बैलेंस, इन सब के बारे में है। इसलिए डिलिमिटेशन एक टेक्निकल रिफॉर्म नहीं बल्कि एक फेडरल नेगोशिएशन बन गया है, जहां डेमोक्रेसी और रीजनल इक्विटी दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस इम्बैलेंस को हैंडल करने के लिए लोकसभा एक्सपेंशन में क्या प्रपोजल ला रही है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब समझते हैं लोकसभा का रीस्ट्रक्चर, द 850 सीट प्रपोजल। गवर्नमेंट का प्लान है कि वो करंट 543 सीट्स को बढ़ाकर 850 सीट्स तक लेके जाएं। तो इसका ब्रेकडाउन समझिए, 815 सीट जो हैं वो स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए रहेंगी, प्लस 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के लिए, और इस एक्सपेंडेड हाउस में अप्रॉक्स 273 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी, जो 33% रिजर्वेशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब सवाल ये है कि एक्सपेंशन ज़रूरी क्यों है? इसका आंसर डायरेक्टली लिंक्ड है नॉर्थ साउथ डिबेट से। अगर सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूशन होता तो कुछ स्टेट सीट लूज करते और कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी क्या है? पाई को बड़ा करो ताकि सबको स्पेस मिल सके। यानी टोटल सीट्स इंक्रीज करने से क्या होगा? नॉर्दर्न स्टेट्स को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से एडिशनल सीट्स मिल जाएंगी, सदर्न स्टेट्स को अपनी एग्जिस्टिंग सीट्स लूज नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि वो अपनी एब्सोल्यूट्स नंबर रिटेन करेंगे, स्लाइटली उनकी सीट बढ़ेंगी ही। इसलिए ये एक्सपेंशन एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, जहाँ रिप्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होता है और फेडरल टेंशन भी कंट्रोल की जाती है। और इसका एक और बेनिफिट, स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है बेटर गवर्नेंस और एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि एक एमपी कंपेरेटिवली कम पॉपुलेशन हैंडल करेगा। तो ओवरऑल ये प्रपोजल सिर्फ नंबर का नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन है जहां इक्विटी और रिप्रेजेंटेशन दोनों का बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि इस एक्सपेंशन के बाद डिफरेंट स्टेट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो डिलिमिटेशन के बाद एक्चुअल इम्पैक्ट स्टेट पर क्या हो सकता है, कौन यहाँ विनर होगा, कौन लूजर्स होगा और किसके क्या स्टेक्स पर हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टेट्स जिनको फ़ायदा मिला है। उत्तर प्रदेश, अप्रॉक्स 11 सीट्स का गेन हुआ है, बिहार में अप्रॉक्स 10 सीट्स और राजस्थान में 6 सीट्स। ये स्टेट्स वो हैं जहां पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, इसलिए पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इनको एडिशनल सीट्स दी गई हैं। अब आते हैं स्टेट्स अंडर प्रेशर पर। इसमें सबसे पहले आता है केरला एंड तमिलनाडु। ये दोनों स्टेट्स 8 सीट्स तक लूज कर सकते हैं अगर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन फार्मूला अप्लाई किया जाता है। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इन दोनों की सीट्स मिलाकर 8 सीट्स कम हो जाएंगी। अब आते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड। इवन यहाँ भी 1 सीट का माइनर डिक्लाइन है। यानी इंटरेस्टिंगली सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं, कुछ हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स भी इम्पैक्ट फील कर सकते हैं। अब इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन समझिए, ये सिर्फ नंबर का शिफ्ट नहीं है बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स और ज़्यादा सीट्स गेन करते हैं तो नेचुरली उनका नेशनल डिसीजन मेकिंग में वेट इंक्रीज होगा। और वहीं सदर्न स्टेट्स का कंसर्न है कि उनकी रिलेटिवली वॉइस डाइल्यूट हो सकती है डेस्पाइट गिविंग बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो ये प्रोजेक्शन एक क्लियर पिक्चर देते हैं। डिलिमिटेशन के बाद इंडिया का पॉलिटिकल पावर मैप सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हो सकता है।
इसीलिए इस रिफॉर्म को लेकर इतनी डिबेट और इतनी सेंसिटिविटी चल रही है पार्लियामेंट में। तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर लोकसभा सीट्स 850 तक बढ़ जाती हैं तो क्या इंडिया का पार्लियामेंट उसके लिए रेडी है? तो इसका बेसिक आंसर है यस, हाँ रेडी है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इसी एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए। लोकसभा चैम्बर की कैपेसिटी अब 888 सीट्स हो गई है, यानी प्रपोज 850 सीट्स इस कैपेसिटी में इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग होती है तो टोटल कैपेसिटी 1272 सीट्स तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब सिस्टम फ्यूचर रेडी बनाया गया है ताकि आगे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ और एक्सपेंशन की नीड आए तो वो भी इजीली हैंडल हो पाए। और इसका एक और इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जब सीट्स बढ़ेंगी तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज कंपेरेटिवली छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है एमपीज अपने एरिया पर बेटर फोकस कर पाएंगे, सिटीजन्स के इशू पर फास्टर रेस्पॉन्स पॉसिबल होगा, गवर्नेंस मोर एक्सेसिबल और एफिशिएंट बन जाएगा। तो ये रिफॉर्म सिर्फ पॉलिटिकली लीगल नहीं है, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि इतने बड़े रिफॉर्म के साथ कौन सा लीगल और एथिकल चैलेंज भी सामने आ सकते हैं। अब इतने बड़े रिफॉर्म के साथ कुछ लीगल और एथिकल चैलेंज भी साथ आते हैं और ये यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आता है रिस्क ऑफ जेरीमेंडरिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को ऐसे ड्रॉ करना कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवांटेज मिले, जैसे अपोजिशन वोटर्स को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देना या कम्युनिटीज़ को स्प्लिट कर देना। इससे इलेक्शन टेक्निकली फेयर दिखता है लेकिन आउटकम बायस्ड ही होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड आता है जुडिशियल रिव्यू एस्टैब्लिश्ड। ट्रेडिशनली डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन 2024 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद किशोर चंद्र केस ने एक इम्पोर्टेंट चेंज किया। कोर्ट ने कहा कि अगर डिलिमिटेशन मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी हो या आर्टिकल 14 वायलेट करे तो उससे चैलेंज किया जा सकता है। यानी अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एग्जिस्ट करता है अगेंस्ट मिसयूज ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। लेकिन साथ ही एक कंसर्न भी है, रिड्यूस थ्रेशोल्ड रिस्क। अगर डिलिमिटेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट 2/3 मेजोरिटी से सिंपल मेजोरिटी कर दी जाए तो पॉलिटिकल मिसयूज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डिसीजन रिलेटिवली लेना ईजी हो जाता है। तो एक तरफ सेफगार्ड स्ट्रेंथन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शंस वीकन भी हो सकते हैं। इसीलिए डिलिमिटेशन का सक्सेस सिर्फ पॉलिसी पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल और कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइंड रहे। अब फाइनल पार्ट में देखते हैं कि इस पूरे रिफॉर्म का बैलेंस और फेयर बनाने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो अगर डिलिमिटेशन इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसे फेयर और बैलेंस्ड कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिकमेंडेशन सामने आती है। सबसे पहले आता है द केरला फॉर्मूला। इसका आइडिया सिंपल है, हर स्टेट की सीट्स को एक फिक्स परसेंटेज से इंक्रीज किया जा सके। मान लीजिए अप्रॉक्स 60 से 70%। इससे क्या होगा, कोई भी स्टेट अपनी रिलेटिवली पोजीशन लूज नहीं करेगी और ग्रोथ सबके साथ इक्वल शेयर होगी। दूसरा आता है राज्यसभा रिफॉर्म। अभी भी राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन बेस्ड है, लेकिन सजेशन ये है कि यूएस सेनेट मॉडल की तरह इसको फॉलो किया जाए, जहाँ हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, चाहे पॉपुलेशन कुछ भी हो। इससे स्मॉलर या सदर्न स्टेट्स के फेडरल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तीसरा और सबसे क्रिटिकल, ट्रांसपेरेंट फार्मूला और इंडिपेंडेंट कमीशन। डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीटली डेटा ड्रिवन और पब्लिक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और एक जेन्युइनली इंडिपेंडेंट बॉडी इसे ओवरसी करे, ताकि जेरीमेंडरिंग या पॉलिटिकल मिसयूज का रिस्क मिनिमम हो सके। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? 2026 से हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका सक्सेस डिपेंड करेगा एक बैलेंस पर, जो कि होगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन, फेडरल फेयरनेस और जेंडर जस्टिस के बेस पर। अगर ये बैलेंस अचीव हो गया तो इंडिया का डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक नेक्स्ट लेवल अचीव करेगा। तो ओवरऑल ये रिफॉर्म सिर्फ सीट का नहीं है, ये डिसाइड करेगा कि कल इंडिया में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी और आपके वोट की रियल वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ऐसे ही कनेक्टेड और डीप यूपीएससी लेवल एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।